साथियों एक गजब की न्यूज है, और गजब की न्यूज क्या है? पार्टिसिपेटरी नोट। देखिए, कोशिश करिए कि आपको समझ में आए कि हमारी जो इस रियल न्यूज एंड एनालिसिस की खासियत है वो यूपीएससी के एग्जाम्स में इतनी ज्यादा क्यों है। क्योंकि हम हर सवाल को सिलेबस से जोड़ करके लेकर आते हैं। जहां मैंने इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको पढ़ाया, अब मैं इंडियन इकोनॉमी का तथ्य आपको पढ़ाने जा रहा हूं। इस प्रकार से आपका ये जो सेशन है ना, ये बहुत ही जबरदस्त रिच कंटेंट वाला बनता है। इसी में आज आप सीखने वाले हैं पी नोट क्या होते हैं। आप पूछेंगे सर नोट तो बहुत देखे हैं, लेकिन ये पी नोट पहली बार सुन रहे हैं, क्या है सर ये पार्टिसिपेटरी नोट? आइए बताते हैं। इंडियन पॉलिटी के नहीं, इंडियन इकोनॉमी का बहुत ही शानदार सवाल है। आज के सेशन में समझने का प्रयास करिए। जीएस पेपर 3 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए बताते हैं साथियों। हाल ही में एक न्यूज आई। न्यूज क्या आई कि इन्वेस्टमेंट थ्रू पी नोट डिक्लाइन टू 87,989 करोड़ इन जनवरी। भाई साहब एक बार तो ना मुझे पढ़ करके थोड़ा सदमा सा लगा। सदमा क्या लगा? हमने कहा इतने रुपए का घाटा हो गया। पहले तो मैंने ऐसा पढ़ा, फिर मैंने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, थोड़ा अंग्रेजी में गोला माला है। क्या है? डिक्लाइन टू। डिक्लाइन टू का मतलब है कि पार्टिसिपेटरी नोट के थ्रू जो आने वाला पैसा है वो घट करके 87,989 करोड़ रह गया है। हमने कहा चलो, इसका मतलब इससे थोड़ी वैल्यू ज्यादा थी, वो घट गई है। हमने चेक किया साहब कितनी वैल्यू थी। थोड़ी जब जानकारी जुगाड़ना शुरू किया, तथ्यात्मक जानकारी निकल के आना शुरू हुई, तो यह समझ में आने लगा कि भारत के अंदर जो पार्टिसिपेटरी नोट से आने वाला पैसा था वो पहले 95,501 करोड़ था, वो घट करके 87,989 करोड़ रह गया। फिर भी हमने सोचा कि दिसंबर के महीने में इतना था, अब कम हो गया। अच्छा, कम कितना हुआ? तो 7,000 करोड़ के आसपास हुआ। इतना कि इसमें मैं और मेरे जैसे कई अंकित अवस्थी कई बार जन्म लेकर खत्म कर सकते हैं। फिर दिमाग में सवाल बना कि यार एक बात बताओ, इतना पैसा कम हुआ, समझ में तो कुछ आ रहा है पैसा कम हुआ, लेकिन ये कौन सा नोट है जिसकी वजह से पैसा कम हुआ? अब बस ये पता चल जाए। चलो बताते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इकोनॉमिक्स का बहुत ही लवली वाला कंसेप्ट है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग हमारे साथ चालू करना पड़ेगा। देखो भैया, बात सिंपल है। मान लीजिए कि साहब ये मुंबई के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट, जिसके अंदर आप सेंसेक्स चलता हुआ देखते हैं। या फिर NSE की बिल्डिंग है, मान लीजिए ये रहा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है साहब, आप में से कोई भी अगर देश के बाहर का नागरिक है और वो भारत के अंदर आकर के शेयर परचेज करना चाहता है, किसमें से? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से शेयर परचेज करना चाहता है। कहां से हैं आप? देश के बाहर के रहने वाले व्यक्ति हैं, भारत के व्यक्ति नहीं हैं। आप जब शेयर परचेज करेंगे तो मतलब क्या तरीका निकलता है? जब आप शेयर परचेज करेंगे तो स्वाभाविक है कि आप अपनी करेंसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, मेरी करेंसी में नहीं करेंगे। अच्छा, चूंकि आप बाहर के नागरिक हैं और मेरे देश में पैसा लगा रहे हैं, तो मेरे लिए तो अच्छी बात है ना, क्योंकि ये तो दोनों की दोनों इंडिया में है। इंडिया में अगर कोई भी बाहर से बैठा व्यक्ति पैसा लगा रहा है तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, मार्केट की वैल्यू बढ़ गई। वैल्यू बढ़ गई तो शेयर मार्केट ऊपर हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? शेयर मार्केट में जिन लोगों ने पैसा लगाया वो तो आतंकवादी भी हो सकते हैं, वो तो फर्जी लोग भी हो सकते हैं, भ्रष्टाचारी भी हो सकते हैं, कोई जालसाज व्यक्ति हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा हो सकता है, दुश्मन का पैसा हो सकता है। क्या करें? इसके लिए हमने एक एजेंसी बनाई, उसका नाम क्या नाम है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो ये श्योर करती है कि भारत में जो भी पैसा आ रहा है वो एकदम साफ सुथरा पैसा है। चलिए साहब, ये भी बात पता चल गई। फिर एक बात बताओ सर, ये लोग जो पैसा लगाने आते हैं इनको बोलते क्या हैं? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा बेटा ये दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है FII, एक होता है FPI, चलो तीसरा भी सुन लो, एक होता है FDI। ये क्या होता है सर? देखो बेटा, पहले तो FDI समझा देता हूं, जिसका कि इस बात से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी समझ लो। बेटा FDI का अर्थ होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या होता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। बोले इसमें मतलब क्या होता है? देखो, यदि मान लो कि भारत की जियो के अंदर या रिलायंस के अंदर फेसबुक ने पैसा लगाया, तो वो फेसबुक का हिस्सा मांग ले। अगर केवल पैसा नहीं लगाए, वो मालिकाना हक भी मांग ले कि मैं 9.5% शेयर फेसबुक के चाहता हूं।
इस प्रकार से कोई भी विदेशी कंपनी पैसा लगाए और आपके देश में आपकी कंपनी का हिस्सा मांग ले तो इसे एफडीआई कहा जाता है। आप पूछेंगे ये कैसी बात होती है? हमने कहा अच्छी बात होती है। क्यों साहब? मैंने कहा एक बार पैसा लगाया, कंपनी का हिस्सेदार बन गया तो बेटा भागेगा नहीं तू। अब तू सुख दुख में हमारे साथ है, पैसा तो तूने दे दिया, अब कंपनी को उठाने का काम कर, बढ़िया से चला। ये एफडीआई सामान्यतया विदेशी निवेश में सबसे अच्छी चीज मानी जाती है। अच्छा साहब, अब दूसरी चीज होती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और तीसरी होती है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या होता है? देखो बेटा, ये जो बाकी दो लोग हैं ना, ये शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो बोले क्या एफडीआई वाला शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाता? मैंने कहा जी नहीं, वो सीधा कंपनी के पास आता है, रिलायंस के पास सीधा आता है, आपका इतना % हिस्सा चाहिए, दे दो। अच्छा, तो बोले सर बाकी के साथ क्या होता है? मैंने कहा ये शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, ये बहुत बुरे वाले लोग होते हैं यार। बोले कैसे? शेयर मार्केट में सुबह पैसा लगाया 1000 करोड़ रुपया और शाम को जैसे ही मंदी आने लगी खट से बेच के भाग लिए। मतलब ये वो लोग हैं जो आपकी करेंसी को, आपके देश के मार्केट को तहस नहस कर सकते हैं। कभी पैसा निकालते हैं, कभी पैसा डालते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता क्या कर रहे हैं। इनमें से अमेरिकन्स बहुत आगे हैं इस मामले में। आपको मालूम होगा ना, बाइडेन ने जो अपने देश के अंदर गरीबी या कोरोना से निपटने के लिए जो पैसा रिलीज किया था, उस पैसे से बहुत सारे अमेरिकियों ने इंडिया के शेयर मार्केट में पैसा डाल दिया था और जब उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ाई साहब, पैसा निकाल लिया उन लोगों ने। मतलब ये हमारे ऊपर बिल्कुल रिलायबल चीज नहीं है, लेकिन पैसा है तो हम मांग लेते हैं, दे दो यार, बढ़ा लेंगे, हमारी भी वैल्यू बढ़ जाएगी। चलो ये बात भी हो गई। फिर सर इन दोनों में अंतर क्या है? हमने कहा हाँ ये बात थोड़ा सा सुन लो बेटा। इनमें से सबसे ज्यादा रिस्की तो ये वाला प्राणी है, एफआईआई, जो पैसा डालता है करते ही तुरंत भागता है, बहुत डरपोक किस्म का, सबसे गंदा इन्वेस्टर होता है विदेशों में। ये जो दूसरा है ना फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ये थोड़ा अच्छा आदमी होता है। आप पूछेंगे ये कैसे? बेटा ये एक ही बार में बहुत तगड़ा मोटा पैसा लगाता है, मार्केट में लगा दिया जैसे 5000 करोड़ रुपया। तो फिर आप पूछेंगे सर ये 5000 करोड़ लगाने वाला जो आदमी है, ये तो कोई वारेन बफेट, बिल गेट्स हैं, एलियन मस्क जैसा आदमी होता होगा। ये आम आदमी तो हो नहीं सकता जो 5000 करोड़ रुपए आपके शेयर मार्केट में एकदम लगा दे। मैंने कहा ना 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 ना, ये जो बंदा है ना, ये बहुत दिमाग वाला आदमी होता है। बोले ये क्या करता है? बताता हूं बेटा। ये जो बंदा है जो कि ये 5000 करोड़ जमा करता है, ये अपने इस फंड को हेज फंड के नाम से जानता है। किस नाम से जानता है? हेज फंड। अब आप पूछेंगे सर अब ये क्या होता है, हेज फंड क्या होता है? बताता हूं भाई साहब। ये व्यक्ति बैठा है अमेरिका में, अमेरिका में बैठ के कहता है कि मैंने इंडिया के मार्केट में सेटिंग बिठा ली। सेटिंग से मतलब मैंने सेबी से परमिशन ले ली कि मैं सेंसेक्स में पैसा लगाना चाहता हूं, मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाना चाहता हूं, सेबी से परमिशन ले ली मैंने। तो अब चूंकि तुम लोग डायरेक्ट सेबी से परमिशन लेने में डरोगे, क्योंकि वो तुम्हारा सारा खाता चेक करेगी, पूछेगी क्या से लाए, कैसे लाए, क्यों आया, फलाना आया। अपन ने तो डायरेक्ट सेबी से परमिशन ले रखी है, अपन ने तो सेबी से ये परमिशन ले रखी है कितना भी पैसा लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ, तुम लोग अगर चाहते हो तो तुम्हारे बिहाफ पर नाम तो मेरा और पैसे तुम्हारे, बोले मंजूर है? समझ में आ गया? मान लो कि ये अमेरिका में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति है, XYZ कुमार। अब ये जो XYZ कुमार है, ये ABCD से पूछता है कि तुम लोगों को भी पैसा लगाना है क्या? बोले हाँ साहब लगाना तो है। बोले लाओ पैसा दो अपना। बोले लाओ साहब कितना कितना? बोले A से कहा, B से कहा, C से कहा, D से कहा, तुम सब 1000 करोड़ दे दो। बोले ठीक है साहब, 1000 करोड़ दे दिए इस FPI वाले ने। और बोले सब मिलकर के एक फंड बनाते, कॉमन जैसे म्यूचुअल फंड होता है ऐसा, उस फंड का नाम होगा हेज फंड। अपन उस फंड को लेके इंडिया के मार्केट में पैसा लगाएंगे। बोले यार ये तो बहुत सही है। बोले सर एक बात बताओ, FPI वाले से पूछा, सर एक बात बताओ, आपका जो पैसा यहां लगने वाला है, हम लोग क्या कहलाएंगे? आप लोग क्या कहलाओगे? आज का चैप्टर जिस पर है पार्टिसिपेटरी नोट, पी नोट। उम्मीद है आप समझ गए हों। तो पी नोट क्या है? पी नोट FPI के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है, उस व्यक्ति ने जिन जिन से पैसा उगाया है, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन पी नोट्स, यानी पार्टिसिपेटरी नोट्स। जिन्हें फायदा क्या हुआ है? जिन्हें डायरेक्ट सेबी से परमिशन नहीं लेनी है।
यानी सरकारी मोहलत से बचने के लिए जिन्होंने पैसा इस बंदे के माध्यम से लगाया है, दीज ऑल आर पार्टिसिपेटरी नोट्स। अगर ये बात समझ में आ गई हो, समझाने में मैंने बहुत सारा समय लिया है, एक बार लाइक तो कर दो यार, थम्स अप भी करके बता दो कि हाँ सर समझ में आ गया है। वीडियो के नीचे लाइक का बटन है वही दबा दो यार, थोड़ा सा मुझे भी फील आ जाएगा कि हाँ भाई मैंने कुछ समझाया है। क्लियर हो गया? अब आपके दिमाग में एक सवाल और बनेगा, बोले सर ये आपको कैसे पता कि FII और FPI में क्या अंतर है? हो सकता है कि जिसको आप FII मान रहे हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मान रहे हो, वो भी बहुत सारे लोगों का पैसा लेके आया हो सकता है वो भी P नोट के माध्यम से बहुत सारे लोगों का पैसा लेके आया हो, फिर क्या कर लोगे? मैंने कहा यही तो कारण है कि भारत में इन दोनों के बीच में कोई अंतर माना ही नहीं जाता। ये समझा जाता है कि बेटा तुम्हारे बारे में भी नहीं पता और तुम्हारे बारे में भी नहीं पता, इसलिए FII और FPI दोनों को एक साथ ही लेकर के डिस्कस किया जाता है। यानी भारत में इन्वेस्टमेंट दो ही प्रकार का माना जाता है, आइदर FDI या FII। इन्होंने अगर आगे से पैसा ले रखा है तो वो इनकी हेडेक है, दैट इज नॉन एंड P नोट। इस बार P नोट के माध्यम से पैसा कम जुटा। आप पूछेंगे पता कैसे चला? सेबी समझदार है, पूछती है इन पोर्टफोलियो वालों से पैसा खुद का है कि किसी और का ला रहे हो? सर किसी और का है। बस तो ठीक है, बताओ हमें किसका पैसा है? तुम बेटा परमिशन तुम्हारे नाम पर तुमको दे रहे हैं हम, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आतंकवादियों का पैसा लगवा दोगे, समझे? जानकारी हमें उनकी भी दो, बस ये बात अलग है, उनकी डिटेल हम अपने पास नहीं रखेंगे, हम तुम्हारी रखेंगे, लेकिन तुमने जिनकी डिटेल रख रखी है हमें बताओ। यही सारा कंसेप्ट है। समझ गए हो? बढ़िया है। नहीं समझिएगा कोई बात नहीं, सोच लीजिएगा कि आउट ऑफ सिलेबस था, हमने तो समझाने का पूर्ण प्रयास किया था। सामान्यतः कंसेप्ट समझने में दिक्कतें आती हैं, लेकिन जिनको समझ में आ जाता है उन्हें गजब का आनंद आता है, उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ सीखा है। ठीक है, वीडियो के नीचे लाइक का ऑप्शन है, दबाने का कष्ट अपने साथियों से जरूर शेयर कर दें। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़कर पढ़ना तो मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप अंकित10 यूज करके अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और हर रात 8:30 बजे होता है रियल न्यूज एंड एनालिसिस, जिसमें देश और दुनिया की तमाम खबरों का हम प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करते हैं। विद्यार्थियों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेहतरीन एनालिसिस करने का प्रयास किया जाता है। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी के साथ जुड़कर पढ़ना तो हमारे द्वारा एक चैंपियनशिप प्रोग्राम के रूप में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप। इसके अंदर प्रीलिम्स बेस्ड नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो अनअकैडमी के द्वारा 27 मार्च को करवाया जाएगा। ये इसके अंदर आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, ठीक है ना? तो आपको मालूम होना चाहिए कि वर्तमान में जो धोनी है और जो सचिन तेंदुलकर हैं, ये दोनों ही अनअकैडमी के स्पॉन्सर हैं, और मतलब स्पॉन्सर माफी चाहेंगे, ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है ना? तो आप इनके साथ भी किसी दिन संवाद कर पाएंगे। सचिन की क्लासेस तो चलना शायद शुरू भी हो चुकी हैं, आप सचिन की क्लास भी देख सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है, इसके साथ साथ आप ये सारी चीजें हैं जो हम बता चुके हैं। इसके अलावा आइकॉनिक प्लान अनअकैडमी पर 76,717 का है, जिसके लिए आप इजी लोन फैसिलिटी का उपयोग कर सकते हैं। लोन यूपीएससी कैटेगरी के अंदर अवेलेबल है 0% इंटरेस्ट रेट के साथ, जिसको 2 घंटे में ही अप्रूव कर दिया जाता है, या यूं समझिए कि ये इजी ईएमआई ऑप्शंस में आपके लिए लोन फैसिलिटी उपलब्ध है। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।